प्यारे बच्चों, प्रीवियस के वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण समस्याओं को हल किया था। आज के इस वीडियोस में हम प्रश्नावली 1.2 के समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या फर्स्ट आपसे क्या कहती है? प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1.1 के प्रश्न संख्या फर्स्ट में कुछ कथन आपके दिए गए हैं। उन कथनों को आपको बतलाना है कि वो कथन सही है या फिर गलत। अगर वह कथन सही है तो क्यों है, इसके कारण देना है, और यदि गलत है तो क्यों है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या फर्स्ट के फर्स्ट में आपसे कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, सबसे पहले यहाँ आप ध्यान देंगे, अगर हम एक संख्या रेखा खींचते हैं तो आपको पता है कि संख्या रेखा पर हम किसी भी संख्या को अंकित कर सकते हैं, चाहे वह परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो। जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याओं का प्रकार है, उन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या और साथ ही साथ अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को भी हम इस संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपसे कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो कि क्या ये एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या बनाती है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, आप यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखेंगे। इसके उत्तर में आप लिखेंगे सत्य। अब ये सत्य क्यों है? तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या बनाती है या फिर निर्मित करती है। राइट बच्चों, सत्य है। क्यों है? तो यहां पर आप लिखिए क्योंकि प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह समूह वास्तविक संख्या को निर्मित करती है। बच्चे, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे कि इस संख्या रेखा पर हम कोई भी एक परिमेय संख्याओं का हम इसमें समूह क्या करते हैं? निर्दिष्ट करते हैं। हम यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक आपको चले जाना है। बच्चे, इसमें आपको ध्यान देना है कि कहता है प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, और m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। राइट? तो हमने यहां पर प्राकृत संख्याओं का एक समूह ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जहां तक चाहें आप इसे ले सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह कहता है कि इस m के वर्गमूल के रूप में होता है। तो बच्चों, आप सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, अगर हम इस 1 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 1 का यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा।
ये आपका 2 है, क्या हम 2 का अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 2 ये इस रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर हम ये 3 लेते हैं, 3 का अगर हम रूट करते हैं तो अंडर रूट 3 की जो भी वैल्यू आती है वो क्या यहाँ पर प्राकृत संख्या के रूप में दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 4 लेते हैं और 4 का यदि हम वर्गमूल करते हैं तो कितनी आती है? 2। यहाँ पर आप देखिए ये 2 यहाँ पर आपकी निर्दिष्ट है इस संख्या रेखा पर। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी संख्याएं जो कि प्राकृत संख्याएं हैं, अगर हम उसका वर्गमूल करें तो वह प्रत्येक वर्गमूल आपके अंडर रूट m के रूप का होता है। तो इस बात से आपको यह ध्यान रखना है कि संख्या रेखा का जितनी भी बिंदु है वह प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। कब नहीं होगा? जब आपकी m एक प्राकृत संख्या होगी। राइट बच्चों, यहां पर कुछ ही ऐसे प्राकृत संख्या है जिनके वर्गमूल यदि हम ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने के फलस्वरूप आपको एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए, रूट 1 को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। अगर हम यहां लेते हैं रूट 4 तो रूट 4 का क्या होगा वैल्यू? 2। अगर हम यहां लेते हैं रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर हम यहाँ लेते हैं रूट 16 तो रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रूट 1 का ही परफेक्ट वैल्यू 1 है जो कि एक प्राकृत संख्या है। अगर हम रूट 4 लेते हैं तो रूट 4 यानी 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है जो कि यह एक आपकी प्राकृत संख्या है। उसी प्रकार अगर हम वर्गमूल 9 का वर्गमूल यदि हम ज्ञात करते हैं तो 3 प्राप्त होता है जो कि यह भी एक प्राकृत संख्या है। 16 का वर्गमूल ज्ञात करने पर आपकी प्राप्त संख्या 4 है जो भी यह भी एक प्राकृत संख्या है। लेकिन बच्चों यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि इस 1 और 4 के बीच में भी कुछ संख्याएं हैं, जैसे 2, 3। इस 4 और 9 के बीच में भी आपकी बहुत सारी संख्याएं जिसमें 5, 6, 7 और 8, ये सभी आपकी प्राकृत संख्या इसके अंतर्गत है। लेकिन अगर हम इन सबों का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करते हैं तो इनके वर्गमूल क्या यह एक पूर्ण प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त आपको होंगे? नहीं। तो इसलिए आपकी यह कथन असत्य है। आप यहाँ पर लिखेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस संख्या रेखा पर अन्य संख्याएं भी निर्दिष्ट होती है या फिर अंकित होती है। राइट बच्चों, तो आप आगे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। असत्य। क्यों? क्योंकि अन्य प्रकार की संख्याएं भी संख्या रेखा पर अंकित होती हैं। राइट बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपसे कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है या फिर असत्य? बच्चों यहां आपको ध्यान देना है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या फिर नहीं। तो बच्चों आपको यह बात जरूर पता होगी कि वास्तविक संख्या जो होती है, वह संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है? समूह होता है। जबकि प्रश्न में कुछ इस प्रकार का लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं क्या
अपरिमेय संख्या होती है? तो आप यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, और हम सभी वास्तविक संख्याओं को सिर्फ बोल रहे हैं कि क्या वो अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हो सकता है, नहीं होता है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है? कुछ संख्याएं ऐसी भी है जो आपकी परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि दोनों संख्याओं का समूह ही मिलकर क्या बनाता है? आपकी वास्तविक संख्या निर्मित करती है। तो यहां पर यह कथन हमारा असत्य होगा। यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार का होता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाता। अगर यह कहा जाता कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो भी यह पूर्णतः सही होता। लेकिन अगर यह प्रश्न आपसे पूछता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है, तो यह गलत है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता हो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, तो यह भी कथन आपका क्या होता है? असत्य होता। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है, और यहां पर सिर्फ बात कर रही है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपको यह कथन गलत प्राप्त होता है। तो यहां पर आप इसके उत्तर में लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 में आप लिखेंगे असत्य। ये असत्य क्यों है? तो यहां पर आप लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बच्चों इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे, कहता है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 हो गया, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप अदर लेते जाएंगे। अब इन सभी संख्याओं का, ये सभी पूर्णांकों का क्या बोलता है? वर्गमूल। अब इन सभी पूर्णांकों का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जितनी भी ये पूर्णांक है उन सबों का हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? वर्गमूल। आप जब 1 की वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। यदि आप √2 का वर्गमूल अगर आप ज्ञात करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 1.414, कुछ इस प्रकार का। उसी प्रकार √3 का भी ज्ञात करेंगे तो कुछ पॉइंट में भी आएगा। √4 की जब आप ज्ञात करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। √5 की वैल्यू b पॉइंट में आएगी, 6 की भी वैल्यू पॉइंट में आएगी, 7 की भी वैल्यू पॉइंट में आएगी, √8 की वैल्यू b पॉइंट में आएगी, लेकिन √9 की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 3 होगी। √10 की वैल्यू आपकी क्या में आएगी? पॉइंट में आएगी। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे कि इतनी सारी धनात्मक पूर्णांकों के जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने के बाद आपसे क्या पूछा है कि पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय हम उसे कह सकते हैं जो यहां पर पॉइंट के रूप में प्राप्त हुए हैं, जैसे आपके √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, √8 की वैल्यू, √10 की वैल्यू, इसी प्रकार से एक्सेट्रा आपके आगे की ओर चलती चली जाएगी। परंतु कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनकी वर्गमूल ज्ञात करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जैसे √1। तो √1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, जो कि एक परिमेय संख्या है। √4 की वैल्यू कितनी आई? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। √9 की वैल्यू कितनी आई? 3, जो कि एक परिमेय संख्या है।
तो बच्चों इस प्रकार से आपने इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली आपने देखा क्या कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसके आपके 3 उदाहरण देखने को मिले, √1 का 1, √4 का 2, √9 का 3। इस प्रकार से आपके अनेकों उदाहरण मिलेंगे, परंतु आपके एक ही उदाहरण लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। आपसे उदाहरण पूछा है, आप यहां लिखेंगे उदाहरण। √1 बराबर 1, √4 यानी 4 का वर्गमूल बराबर 2, 9 का वर्गमूल बराबर 3। और ये तीनों की तीनों संख्याएं आपको कौन सी संख्या देखने को मिल रही है? परिमेय संख्या। 1 आपकी परिमेय संख्या है, 2 भी आपकी परिमेय संख्या है, और 3 भी आपकी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। राइट बच्चों। प्रश्न संख्या 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों इस प्रश्न को बनाने से पहले आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। संख्या रेखा पर √5 को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। यहां पर हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो सबसे पहले आप इंच की सहायता से और पेंसिल की सहायता से, स्केल और पेंसिल की सहायता से एक सरल रेखा खींचेंगे। खींचने के बाद आप इस रेखा पर आप संख्याओं को अंकित करेंगे। इस संख्या को हमने लिया 0, 1, 2, 3। राइट बच्चों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि प्रत्येक के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, दैट मीन्स बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान देना है कि इस संख्या रेखा पर तो हम 0, 1, 2, 3 को लिखे हैं, को अंकित किए हैं, लेकिन यहां पर मुझे एक अपरिमेय संख्या को क्या करना है? अंकित करना है। उसके लिए हम क्लास 8 में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। राइट। अब यहां यह ध्यान देना है कि पाइथागोरस प्रमेय जब समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, यहां तो कोई समकोण त्रिभुज वगैरह है नहीं, तो क्या करेंगे? तो बच्चों कुछ समझने की पॉइंट्स हैं। पाइथागोरस प्रमेय पहले होता क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। राइट बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग होता है। हम कर्ण की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो यहां पर हो जाएंगे बच्चों कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और इन दोनों के योग का वर्गमूल। राइट बच्चों, यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है
कि हम इनके मान में लंब का मान हम कितना रखें, आधार का मान हम कितना रखें, जो कि हमारी वैल्यू √5 आ जाए। तो बच्चों इसके लिए अगर हम लंब की वैल्यू अगर हम 1 यूनिट रखते हैं, लंब की वैल्यू अगर हम 1 यूनिट रखते हैं तो 1 का वर्ग, और आधार की अगर हम वैल्यू 2 यूनिट रखते हैं तो 2 का वर्ग। राइट बच्चों, यहां पर आपको ध्यान देना है, यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्राप्त होगा, और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करनी है। 4 और 1 5, जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो बच्चे क्या प्राप्त होते हैं, 5, और 5 का वर्गमूल। आप यहां ध्यान देंगे कर्ण का मान कितना प्राप्त हो गया, √5। अब इसी √5 को हमें इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे कि लंब की जगह पर हमने कितने यूनिट को रखा, 1 यूनिट को रखा। आधार की जगह पर हमने कितने यूनिट को रखा, 2 यूनिट को रखा। तो बच्चों यहां ध्यान देना है कि ये पड़ी लाइन हम इसे आधार मानते हैं, और आधार हमें 2 यूनिट कहा गया है, यानी कि हम 0 से 1 और 1 से 2 यहां तक बढ़ते हैं। यूनिट 2 के पास हम चांद की सहायता से या प्रोटेक्टर की सहायता से, राइट, हम चांद की सहायता से 90 डिग्री के कोण यहां निर्मित करते हैं। बच्चों आप सभी 90 डिग्री के कोण बनाने जानते हैं। तो यहां पर आप 90 डिग्री के कोण को अंकित करते हुए आप एक सरल सीधी रेखा इस प्रकार खींचेंगे। राइट बच्चों, परंतु एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर ये हमने आधार लिया, और ये जब हमने समकोण अंतरित करते हुए चांद की सहायता से जब हमने यहाँ समकोण अंतरित किया, समकोण बनाया, आप यहाँ समकोण चांद की सहायता से भी बना सकते हैं और प्रकाल की सहायता से भी बना सकते हैं। राइट बच्चों, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब आपने समकोण अंतरित किया तो ये हमारा लंब के रूप में आ गया, और लंब की मान हमें कितनी इकाई लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। तो 0 से 1 के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी हम यहाँ पर इंच से या स्केल से माप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक, सपोज यहाँ तक आपकी 1 यूनिट है, यहाँ तक, तो बस हम वहीं तक लाइन को खींचेंगे। राइट बच्चों, अब स्केल और पेंसिल की सहायता से पॉइंट 0 और इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक सरल सीधी रेखा खींचेंगे। सरल रेखा, हमने इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया। राइट बच्चों, अब यहां ध्यान देना है, आप पेंसिल को प्रकाल में डालेंगे, राइट, और डालने के बाद आप प्रकाल की नुकीले सिरे को इस पॉइंट पर रखेंगे। प्रकाल की नुकीले सिरे को पॉइंट O पर रखेंगे, दैट मीन्स पॉइंट 0 पर रखेंगे, और पेंसिल को यहां से खींचकर पेंसिल के सिरे को आप इस पॉइंट पर रखेंगे। राइट बच्चों, रखने के बाद आप यहां पर प्रकाल के नुकीले का सिरा है और यहां पर पेंसिल का सिरा है। अब इस प्रकार से इसको आप आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, कुछ इस प्रकार का, ऐसे आपकी ये आगे की ओर बढ़ती जाएगी। राइट बच्चों, अब प्रकाल की सहायता और प्रकाल और पेंसिल की सहायता से जब आपने इस 0 से इस प्रकार से जब रेखा खींचा, तो खींचने के बाद इस संख्या रेखा पर ये जो बिंदु प्राप्त हुई, यह बिंदु √5 को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी, √5 को। राइट बच्चों, तो इस प्रकार आप आसानी से सरलता पूर्वक आप अपरिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।